नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार, मैं आयुषी मदान स्वागत करती हूँ आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये पूरी वीडियो बजट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है। सभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सभी इसको वीडियो को कंप्लीट करें और जो भी आपका स्कोर बनता है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। और आपको ये वीडियो कैसे लगी वो भी बताइए। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा कंप्लीट करके देखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके सामने लेके आया है बजट के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, सब लोग जानते हैं कि अभी हमारा बजट जो है हाल फिलहाल में रिलीज किया गया है, तो उसी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसको हम स्टार्ट करेंगे। पर उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बजट का आइडिया दे दूं। यहाँ पर अभी जो है 2024 के इलेक्शंस होने से जस्ट पहले, कुछ दिनों पहले ही भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा यहाँ पे इसको पेश किया गया है। मैं अगर बजट की बात करूं तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यहां से बन सकता है कि भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था। देखिए, भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, जेम्स विल्सन, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वो पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। वही मैं अगर बात करूं इंडिपेंडेंट इंडिया की, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? यह प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1947 द्वारा उस समय के वित्त मंत्री आर के शनमुखम शेट्टी इनको बोला जाता है। साथ ही साथ एक प्रकार का सवाल ये भी बन सकता है कि आज तक सबसे अधिक बार जो बजट है वो किसने पेश किया है। तो हमारे एक प्रधानमंत्री रह चुके और इंदिरा गांधी के समय में वित्त मंत्री भी रह चुके मोरारजी देसाई, इन्होंने यहाँ पर 10 बार बजट को प्रोड्यूस किया है। वही इनके बाद चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, यशवंत सिन्हा ने 8 बार, मनमोहन सिंह ने 6 बार बजट को यहाँ पर प्रोड्यूस किया है। ये सब आपसे पूछा जाता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको साथ ही साथ कुछ 2-3 शब्दों का मीनिंग भी यहाँ पर समझाऊंगी इस पूरे में, जो बजट में यूज किया जाता है। जैसे एक पहला यूज करते हैं राजस्व घाटा, और वही एक यूज किया जाता है राजकोषीय घाटा। देखो, ये शब्द बहुत बार आने वाले, इससे मैं पहले ही थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता दूं। राजस्व घाटा का क्या मतलब होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, घाटे को डेफिसिट कहते हैं। तो राजस्व घाटा क्या होता है कि सरकार के बहुत सारे लक्ष्य होते हैं ना, ये मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। आपको पता है कि सरकार को सारा टैक्सेस से जो पैसा आता है उसके बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। तो सरकार का जो लक्ष्य है, अगर सरकार ने उससे कम कमाई करी है तो उसे हम क्या कहेंगे? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा सरकार का जो टारगेट था उससे कम कमाई करना। जैसे आप लोग भी अपना टारगेट रखते हो ना यार, कि मुझे इस महीने में इतनी कमाई करनी है या मेरे को इतना कमाना है अपने जीवन में, अगर उससे आप कम कमाओगे तो मन में थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन नहीं रह पाती ना, तो वो घाटा, मतलब बेसिकली वो घाटा टाइप हो जाता है। वैसे एक शब्द होता है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। क्या मतलब होता है कि कमाई हमारी कम है, इसको हम सीधा बोलते हैं कि कमाई हमारी कम होना, लेकिन जो हमारे खर्चे हैं वो ज्यादा होना। आप बताइए, आपकी कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है तो क्या होगा? दिक्कत आएगी ना, घाटे में चलोगे, बिल्कुल चलेंगे घाटों में। इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे टैक्सेस कम आ रहे हैं लेकिन हमारा खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जबकि हमारी जो बोरोइंग्स हैं, टोटल जो हमें मिल रहा है पैसा, वो कम है। उसे हम क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। वही अगर अगर राजकोषीय घाटा कहते हैं इसको। वही अगर आपको
पैसा ज्यादा है देश चलाने के लिए, आपको जो खर्च ज्यादा मिल रहा है, तो उसे राजस्व व्यय कहते हैं। ठीक है भाई, ये तीन शब्दों को आपने याद रखना है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और राजस्व व्यय। व्यय क्या होता है? खर्चा करना सारा। जैसे आप सैलरीज देते हो, वेतन देते हो, सब्सिडी देते हो, उसे हम कहते हैं घाटा, मतलब एक राजस्व व्यय कहते हैं। तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। और अभी मैं बात करूं 2023-24 का जो बजट है, पूरा बजट का जो पैसा है वो करीब 45 लाख करोड़ रुपए रखा गया था, जिसमें अमृतकाल की उड़ान जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया था। आप जानते हैं भारत जो है अमृतकाल का महोत्सव मना रहा है, हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे में यही हुआ था यहाँ पर। और हम लोग इसको स्वर्णिम काल के रूप में भी जानते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर अपने आगे आने वाले समय में उसको मना सके यहाँ पर। और इस पूरे के पूरे इस बार वाला जो बजट है उसमें मैं अगर बात करूं कि इस बार के बजट में किस किस के लिए कितना पैसा दिया गया, जैसे एकलव्य मॉडल, पीएम आवास योजना और फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इन सब में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में पैसा रखा गया है। जैसे एकलव्य मॉडल के लिए पिछली बार की बात करूं तो 2000 करोड़ था, और इस बार इसको बढ़ा करके 5,943 करोड़ रख दिया गया है। पीएम आवास योजना में 48,000 करोड़ को बढ़ा करके 79,500 करोड़ रख दिया गया है। वैसे ही फार्मास्यूटिकल में जो दवाइयों का मामला होता है उसमें 100 करोड़ से बढ़ा बढ़ा करके सीधा 1,250 करोड़ रख दिया गया है। और इस बार के बजट की जो प्राथमिकताएं हैं वो कुछ इस प्रकार से रखी गई हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक राजकोषीय घाटा को लिख लें कि सरकार ने राजकोषीय घाटा जो है वो कितना अनुमान लगाया है। 5.9%। ये क्वेश्चन एक सीधा बन सकता है कि इस बार का राजकोषीय घाटा जो है वो कितना रखा गया है, 5.9%। और जो है इसको मौजूदा वित्त वर्ष के लिए यह जो है वो 6.5% है। और आगे आने वाले समय के लिए 2025 से 26 तक के समय के लिए इसको 4.5% करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। जो आगे आने वाले के लिए अनुमानित है, वो अनुमान जो रखा गया है, अनुमान वो 5.9% रखा गया है। ठीक है भाई, अब आपको मैंने यहाँ पर बताना है कुछ योजनाओं के से जुड़ी हुई हमारे अमृत काल, जो कि आप जानते हैं कि चल रहा है। उस अमृत काल के लिए 7 प्रायोरिटीज हमारी रखी गई हैं। आप सामने नाम पढ़ सकते हैं, 7 प्रायोरिटीज यहाँ पे रखी गई हैं, जिसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। हरित भारत है, युवा शक्ति है, बहुत सारे मिशन है। मैं एक एक करके आपको उन सारे मिशन के बारे में भी बताने वाली हूँ अभी। और मैं क्वेश्चन भी स्टार्ट करूंगी, डोंट वरी, आप ये मत सोचिएगा मैम क्वेश्चन नहीं करवा रही। अभी ही मैं आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर करवा रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा आपको बस बताना चाह रही हूँ यहाँ पर कुछ बजट के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, ताकि एकदम सा से आते ही सीधा क्वेश्चन पढ़ाने लग गए, मुझे थोड़ा वो अटपटा लगा, तो मैंने पहले ही आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो सबसे पहले हम फटाफट से जो है 7 जो हमारी प्रायोरिटीज है, जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटीज, वो रखते हैं। इस बार का बेसिक फोकस क्या था? सबका साथ सबका विकास, जिसका मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, जिसमें सारों को कवर करना है, चाहे फार्मर्स हो, चाहे विमेन हो, यूथ हो, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, हर प्रकार के लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो वंचितों को वरीयता दी जाएगी इसके अंदर। और इस बार इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हमारा नॉर्थ ईस्ट पर भी खूब फोकस किया गया है। इसे ही हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो यही है इसका मीनिंग। सबसे पहले का मीनिंग यही है कि हर एक को हर प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो डिजिटल सुविधाओं की बात हो, स्टार्टअप करने की बात हो, आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, मिलेट्स, श्री अन्न बोला गया है मिलेट्स को इस बार, तो वो उसकी बात हो, सहकार से समृद्धि बनने की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो। ठीक है भाई, फिर उसके बाद ऐसे ही सेकंड है रीचिंग द लास्ट माइल। मतलब क्या है इसके अंदर? इसके अंदर हमारे एक प्रोग्राम पहले ही चल रहा था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये पहले ही चल रहा था, इसको और बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, जो जहां पे जिन जगह पे सूखे पड़ता है,
भारत के अंदर, जैसे कर्नाटका में काफी ज्यादा पड़ता है, तो उसके लिए अलग से पैसा दिया गया जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की सुविधाएं मिली। ऐसे ही यूथ पावर, यूथ पावर के लिए जो आप समझते हैं यूथ आज के समय का जो है उसको बढ़ावा किस प्रकार से देना है, उसके ऊपर सेटअप की बात की गई है। ऐसे ही फाइनेंशियल सेक्टर, जो हमारा वित्त विभाग है, पूरी तरीके से वित्त विभाग में हम क्या नई चीजें लेकर के आ सकते हैं। वित्त विभाग में नई चीजों की बात, एमएसएमई है हमारे, जो लघु सूक्ष्म आयोग है, जो हमारे जो कंपनीज काम करती है उनके लिए पैसा देना, वो सब इसमें बात की गई है। ग्रीन ग्रोथ, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 35,000 करोड़ यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि हम लोग जीरो, जो हम कोशिश कर रहे हैं नेट जीरो होने की 2070 तक, उसका टारगेट यहाँ पे रखा गया है। गोवर्धन स्कीम लॉन्च की है, वो भी मैं बताऊंगी अभी आपको। ऐसे ही अनलीशिंग दी पोटेंशियल, मतलब हमारा जो पोटेंशियल है उसको हम यहाँ पर खंगाल रहे हैं। अनलीशिंग का मतलब खंगालना उसको यहाँ पर। तो वही है इसके अंदर, जो हमारा पोटेंशियल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सैटेलाइट्स बनाने में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ड्रोन्स लगाने में, डेटा शेयरिंग के अंदर, विवाद से विश्वास के ऊपर, ई कोड्स बनाने में, ई कोड्स भी है ना भारत में अब, इन सबको बनाने में जो हमारा एक 5G टेक्नोलॉजी आ सकती है, वो हम कैसे अपना पोटेंशियल, अपनी क्षमता को खंगाल सकते हैं, वो इसमें बताया गया है। ये हमारी कुछ 7 प्रायोरिटीज इस बार जो है वो बताई गई। और इस बार की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली कि हमारी किस मंत्रालय को कितना शेयर दिया गया है, तो इस बार की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो सबसे ज्यादा जो शेयर मिला है इस बार का, वो रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला है। 5.94 लाख करोड़, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल से अगर मैं बात करूं तो करीब करीब ये 18% अधिक है। दूसरा यहाँ पर मिला है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, ये एक्चुअली में 2.70 लाख करोड़ है। और इसी के तहत यहाँ पर, इस पूरे के तहत एक नया भारतमाला प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है ना। अभी आपने सुना होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला चरण जो है उसका उद्घाटन भी हो चुका है। तो ये प्रोसेस अभी तक चल चुका है। ऐसे ही उसके बाद रेलवे मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़ रुपीस। ऐसे ही फिर कंज्यूमर, जो हमारे आप कह लो कि उपभोक्ताओं के लिए है, उनके लिए भी इतना पैसा रखा गया। तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो बिल्कुल, जिससे आपको याद रहे कि सीक्वेंस में 4 याद कर लो, मैं तो कहूंगी 3 बहुत है। सीक्वेंस की 3 ऊपर की याद कर लो, इनफ है आपके लिए। ठीक है, अब हम इसके अंदर यहाँ पे, अब हम आएंगे बेसिक हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। सो एवरीवन, अपने क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए और अपने आंसर्स के साथ प्रिपेयर रहिए। मैं एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगी, उसका आंसर बताऊंगी। आप लोग अपने क्वेश्चंस वहां पे लिखते रहिए, समझते रहिए, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से साल में हमारे जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्होंने जो एक ब्रीफ केस जो है उसको वहां से पारंपरिक बही खाते से बदल दिया। ठीक है, ब्रीफ केस को पारंपरिक बही खाते से यहाँ पर जो है वो बदला है हमारी पहली बार की विमेन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा। तो आंसर क्या है इसका, 2019 में ये चीज की गई थी। जो वर्ड है बजट, ये एक बोगॉट वर्ड से निकाला गया है और वहीं से इसका शब्द का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हमेशा क्या होता था पहले के टाइम पे, बता रही हूँ मैं आपको, ऐसा हुआ करता था कि शाम को 5 बजे बजट जो है वो प्रोड्यूस होता था, फेब्रुवरी के लास्ट दिन। ठीक है, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का चल रहा था, हम लोग भी वही कर रहे थे, इस चीज को हर कोई फॉलो कर रहा था। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था, उस समय यशवंत सिन्हा हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये ट्रेडिशन स्टार्ट किया था कि सुबह 11 बजे जो है बजट प्रेजेंट किया जाएगा। और फिर यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने ये जो एंड ऑफ फेब्रुवरी होता है ना, कि हर महीने फेब्रुवरी के एंड में आएगा, उसको चेंज करा जब 2017 में अरुण जेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तब से स्टार्ट हुआ ट्रेडिशन कि हम हमेशा से 1 फरवरी को बजट प्रोड्यूस करेंगे। और एक आप लोगों ने जरूर सुना होगा हलवा सेरेमनी के बारे में, जब यहाँ पर हलवा जो है वो सबको बांटा जाता है। और बजट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए, बहुत सीक्रेट तरीके से प्रिंट किए जाते हैं नॉर्थ ब्लॉक में। क्योंकि पहले ऐसा हुआ क्या था, मैं आपको बता देती हूँ हुआ क्या था इसमें, कि एक बार 1950 में राष्ट्रपति भवन में बजट के डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे। इसलिए तब से इसको यहाँ पर किया गया, दिल्ली के मिंटो रोड है एक दिल्ली में, वहां पे शिफ्ट किया उसको वापस से। फिर
नॉर्थ ब्लॉक में 1980 में शिफ्ट कर दिया गया था और अब जो है नॉर्थ ब्लॉक में ही प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिस दिन बजट प्रेजेंट करना होता है, फाइनेंस मिनिस्टर सबसे पहले राष्ट्रपति भवन जाते हैं ताकि प्रेसिडेंट को बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता सके। उसके बाद फिर यहाँ पर बजट को है जो वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये सब भी आप याद रखिएगा। और मैंने आपको बता दिया कि मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बजट प्रेजेंट किए हैं और ये आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निर्मला सीतारमन ने अभी जो है हमारा बजट प्रोड्यूस किया है, ये हमारे कौन से नंबर का बजट है? 75th नंबर का। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 2023-24 के बजट के अकॉर्डिंग अभी एक स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में ही पूरा क्वेश्चन है। रीड करो सब लोग अच्छे से, वीडियो पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को रीड करो पहले। ठीक है, क्योंकि मैं तो बोल रही हूँ ना, आप लोग पॉज करके तसल्ली से पहले क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि ये जो पूरा मॉडल है ये क्या है। ठीक है, इस बजट में इस बार जो है इस मॉडल के ऊपर काफी बातें की गई हैं। तो क्या है इस बार का इस बजट पे स्पेसिफिक बात क्या है? देखो भाई, इस बार के बजट में ये बोला गया है कि 38,800 38,800 टीचर्स को एकलव्य स्कूल के लिए यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा ताकि 740 एकलव्य मॉडल स्कूल जो है उनको सर्व किया जा सके, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल किसके लिए होते हैं? ये आदिवासी विद्यालय होते हैं जो कि स्केड्यूल्ड ट्राइबल बच्चों के लिए इसको बनाया गया है। करीब करीब 3.5 लाख ट्राइबल पीपल को ये सब जो है सपोर्ट करने वाला है। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत अच्छा काम जो है सरकार द्वारा ये की जा रही है। और अगर मैं बात करूं 740 की बात करूं तो अभी उतने फंक्शनल है भी नहीं, करीब 401 है जो कि यहाँ पर सबको सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें करीब 1,13,000 बच्चे हैं जिनको अभी तक इस चीज का सुविधा मिल रही है। राइट, अगला यहाँ पर पीएम आवास योजना का जो पूरा पैसा है वो कितना बढ़ा के कर दिया गया? 79,000। ये भी ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था 79,500 कर दिया गया है। तो ठीक है, यहाँ पर 79,000 है। ठीक है, इसको 500 कर देना। वैसे स्टेटमेंट्स दोनों ही ये वाली ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी स्टेटमेंट। देखो एग्जाम में जो यूपीएससी सवाल करेगी, बीपीएससी सवाल करेगी, यूपीपीसीएस सवाल करेगी, वो कुछ इसी प्रकार के सवाल आएंगे कि इस बार के बजट में क्या क्या चीजें आई हैं। तो ये जो है ना सवाल आपके सामने जो स्टेटमेंट्स दिए मैंने, ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई आने वाली। ठीक है भाई, नेक्स्ट, इस बार के बजट के अकॉर्डिंग 2023-24 के जो मिलेट्स है उसके बारे में कुछ बात की गई है। तो यहाँ पर आप उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़िए स्टेटमेंट को। वही मैं कहूंगी, जो है आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दो और समझो जाकर के आंसर सोचो, फिर मैं इसका आंसर बता रही हूँ। अब आपको श्री अन्न क्या चीज है? मिलेट्स। इस बार 2023-24 का जो पूरा 23 का जो साल है वो यूएन ने क्या डिक्लेयर किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इस बार जो है मिलेट्स के ऊपर काफी सारी बात की गई ताकि हमारे स्मॉल फार्मर्स की भी इनकम बढ़ाई जा सके। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? इस बार निर्मला सीतारमन ने एक लाइन ऐड करी है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं श्री अन्न, मतलब मिलेट्स, ज्वार बाजरा रागी इन सब चीजों के, एंड दूसरे बड़े निर्यातक है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। दूसरा कह रहा है कि भाई इस पूरे के कई स्वास्थ्य लाभ है और सदियों से हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग रही है, जो कि बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इनमें बहुत ही कम अमाउंट में पानी चाहिए होता है और आपकी मेहनत भी उतनी ज्यादा नहीं लगती है एज कम्पेयर टू बाकी। ठीक है, इंडिया जो है यहाँ पर इसको पूरी तरीके से ग्रो करता है। इंडिया बहुत सारे टाइप के श्री अन्न को ग्रो करता है, जैसे कि ज्वार बाजरा रागी रामदान छेना सामा, काफी सारी चीजें करते हैं। तो इस बार का जो पूरा बजट था वो काफी बड़ी इस चीज में जो है योगदान देता है। दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, आंसर इसका सी होगा। साथ ही साथ इस बार के बजट ने ये भी बोला है कि इंडिया को इस बार क्या बनाया जाएगा? मिलेट्स का सबसे बड़ा हब बनाया जाएगा। और इस पे पूरा रिसर्च वर्क करने के लिए क्या बोला गया है कि एक इंस्टीट्यूट है, नाम लिख लेंगे सब लोग अपने नोट्स में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद।
ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट, इसको क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा सारे रिसर्च वर्क करने के लिए, किसके लिए, बजट के लिए। तो ये एक स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, श्री अन्न स्कीम है ये वाली, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, उन्होंने सबसे पहले इस चीज को यहाँ पर स्टार्ट किया था, और इंडिया इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर उत्पादक है। ठीक है, इसी को मिरेकल मिलेट्स कहते हैं। ठीक है ना। ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो आप लोगों से इस पे सवाल बन सकता है। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपर भद्रा प्रोजेक्ट, ये भी इस बार न्यूज में रहा। इस बार का जो हमारा बजट है उसमें अपर भद्रा प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज में था। क्यों न्यूज में था अपर भद्रा प्रोजेक्ट, पहले तो मैं ये बता दूं, ये है कहाँ पर, कौन सी स्टेट में हो रहा है, कर्नाटका में इसको आयोजित जो है वो किया जा रहा है। इस बार का जो बजट है उसमें इसको अनाउंस किया गया था, और इसके अंदर ये जो पूरा एक जल निगम है, विश्वेश्वरैया जल निगम, आप लोगों ने विश्वेश्वरैया का नाम सुना होगा। ये एक सिविल इंजीनियर थे और ये मैसूर के दीवान भी थे। विश्वेश्वरैया प्लान आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय इस पूरे को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही है, और बजट में ही बोला गया था कि 5.3 करोड़ रुपीस जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए, अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप पढ़ेंगे रेलवे बजट, और जो इस तरीके से सवाल है, एक आधा क्वेश्चन मैंने इसका भी यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा पढ़ेंगे सब लोग इस चीज को, कि रेलवे बजट वित्त वर्ष 2017-18 से केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता है। और अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे की जितनी भी कुल प्राप्ति और व्यय होता है, उसी को पूरा जो हमारा अभी का बजट आता है उसी में जोड़ दिया जाता है। और इस बार रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का पूंजीगत जो है वो स्वीकृति पूरी दी गई है। तो ये स्टेटमेंट्स है, सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई है, आप अच्छे से पढ़ो इन स्टेटमेंट्स को, तो आपको पता चलेगा कि जो ये स्टेटमेंट्स है तीनों की तीनों ठीक लिखी हुई है। 2.4 लाख करोड़ आपको याद रखना है टर्म, और रेलवे की कुल प्राप्तियां वगैरह सब कुछ 2017-18 के बजट के बाद से रेलवेज को जोड़कर ही प्रेजेंट पूरा किया जाता था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूआईडीएफ, इस बार एक वर्ड यूज किया गया है, यूआईडीएफ। तो यूआईडीएफ क्या चीज है और इसकी क्या फुल फॉर्म है, मैंने फुल फॉर्म पूछी है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में भी पूरा इन्फॉर्म करूंगी कि ये है क्या। देखो, पहले तो फुल फॉर्म बता दूं, यूआईडीएफ का यहाँ पर मतलब क्या है। यूआईडीएफ का मतलब है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, शहरी आधारभूत संरचना विकास निधि इसको कहा जाता है। ये जितनी भी टायर 2 और टायर 3 की सिटीज होंगी, उनके लिए एक यहाँ पर फंड बनाया गया है, जो कि करीब करीब 10,000 करोड़ का रहने वाला है। इसी इसी को बजट में अनाउंस किया गया था। इन्होंने बोला है कि 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो इसके लिए पूरा पैसा दे रही है। यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी को पैसा दिया जा रहा है, म्युनिसिपल बॉन्ड दिए जा रहे हैं, ताकि क्या, इसे यूआईडीएफ कहते हैं। ठीक है, इसको कौन मैनेज करने वाला है, लिख लीजिए, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक जो है इसको यहाँ पर पूरा संभालेगा, और इसी को यूआईडीएफ कहा जाता है। अर्बन एरियाज के लिए, शहरी जो है इलाके हैं उनके लिए इसको बढ़ाने के लिए इसको किया जा रहा है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे कि भाई क्या स्टेटमेंट इसमें से अपने आप में करेक्ट है, कि किसको सबसे ज्यादा शेयर मिला है, कुछ उसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन पूछा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो भाई, डिफेंस मिनिस्ट्री जो हमारा रक्षा मंत्रालय उसके बाद सबसे बड़ा हिस्सा है इस बार का, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लो, पर मैं वैसे बता दूं आपको, इसका आंसर है ए करेक्ट, क्योंकि सही लिखी हुई है। बाकी रेलवे का सबसे ज्यादा है गलत, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का है गलत, सबसे ज्यादा किसका है, रेल डिफेंस का। इस पिक्चर पे देखो, मैंने आपको बताई थी 5.94 लाख करोड़ रुपीस हमारे डिफेंस के लिए, जो कि आज की जरूरत भी है, दिया गया है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस बार का जो प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम था भारत श्री के नाम से। तो भारत श्री प्रोग्राम में ये एक प्रकार से ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जो बनाया गया था, तो उसी में ये सवाल है कि भारत श्री जो है वो कौन सी प्लेस पे सेटअप किया जाएगा।
ठीक है, अब सब लोगों को पता होगा, तो फटाफट अपने दिमाग में इसका जो आंसर है वो प्रोसेस कर लो, ताकि मैं इसका आंसर आपको बता सकूं कि भारत श्री इस बार जो है वो, इसका मतलब बेसिकली श्री की भी फुल फॉर्म है, एक म्यूजियम बनाया जाएगा डिजिटल, उसके अंदर चीजें करी जाएंगी, म्यूजियम होगा एक पूरी तरीके से। और ये बेसिकली इस बार कहाँ बनाया जाना है वो आपसे पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जानते हैं एग्जाम में आते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में इसको बनाया जाएगा, जिसका टोटल जो एक पूरा, ये इस बार स्कीम में ही बोला है श्री, श्री की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, प्लीज एवरीवन लिख लीजिए, शेयर्ड रेपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। जो हमारे पुराने इंस्क्रिप्शंस है उसके लिए यहाँ पर डिजिटल किया जाएगा। ये हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने स्टार्ट किया था, ये वो उसके फर्स्ट जनरल बने थे, हैदराबाद में इसको बनाया जाएगा। टोटल पूरे बजट में से करीब करीब 1100 करोड़ रुपए किसको दिए गए हैं? एएसआई को यहाँ पर पैसा दिया गया, ताकि जितनी भी हमारी पुरानी मॉन्यूमेंट्स है उनको कंजर्व करके रखा जा सके। और इसी बार पूरे इसमें इसमें से ही जो सेंटर की स्कीम्स है, 650 करोड़ उन स्कीम्स के लिए दिया गया है, जैसे कला संस्कृति विकास हो गया, कल्चर के ऊपर हो गया, लाइब्रेरीज के ऊपर हो गया, इन सब के लिए जो है गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर हो गया, इन टॉपिक्स के ऊपर प्रमोट करने के लिए हमारा जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसके तहत भारत श्री प्रोग्राम भी यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है। ये वाला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को आता होगा, मैंने बता दिया लास्ट टाइम 5 करोड़ 5.25 लाख करोड़ रखा गया था, तो इस बार इसको कितना इंक्रीज कर दिया गया है? 5.94 लाख करोड़ रुपीस इस बार किसका बजट रखा गया है? रक्षा मंत्रालय का बजट रखा गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो हमारा यूथ है उसको ट्रेन करने के लिए भारत जो है यहाँ पर कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यहाँ पे बनाए जाएंगे? समझना क्वेश्चन को ध्यान से, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भारत जो है इस बार वो कितने बनाने वाला है, ताकि क्या प्रमोट किया जा सके? हमारे भारत में यूथ का जो कौशल है उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं उसके ऊपर बात किया जा सके। समझ रहे हैं सब लोग यहाँ पर? तो कितने हैं यहाँ पर इस चीज के लिए? 30 हमारे सेंटर बनाए जाएंगे। सबको पता है ना इसका आंसर? 47 लाख यूथ को ट्रेन करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की गई है, जिसके तहत यहाँ पर उनको नए जो कोर्सेज हैं, जो आज के जमाने के कोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स हो गया, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स के लिए और सॉफ्ट स्किल्स के लिए सिखाया जाएगा। 47 लाख यूथ को ट्रेन किया जाएगा, ताकि हमारी अमृत पीढ़ी को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। क्लियर है सबको? 30 स्किल सेट्स यहाँ पर सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बोला गया है कि ओडीओपीस को प्रमोट करने के लिए भारत में हर एक स्टेट के अंदर, सिटी में, इंपॉर्टेंट सिटीज में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। तो यही सवाल है कि ओडीओपीस क्या चीज है? क्या है ये ओडीओपी जिसको प्रमोट करने के लिए यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे? तो देखिए, ओडीओपी क्या चीज है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट। तो इसका जो ओ क्या है इसके अंदर? वन है यहाँ पर, आप इसको अच्छे से रीड करो। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसी सेंट्रल सेंट्रल हमारी जो गवर्नमेंट है आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए इस चीज के लिए यहाँ पर जो है किया गया है इसको, ताकि इसको प्रमोट किया जा सके। हमारे बजट में इसके लिए काफी बार इसके बारे में बात की गई है, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट, वेटलैंड्स के प्रमोशन के लिए, वेटलैंड्स क्या होते हैं? आर्द्र भूमि जो हमारी होती है, उसके प्रमोशन के लिए इस बार जो है कौन सी स्कीम को स्टार्ट किया गया है? ये क्वेश्चन मैं तो कहूंगी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से आपकी जो मुझे ऐसा लगता है कि मिष्टी और अमृत धरोहर स्कीम में से हाई चांस है कि इस बार क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको बता दूं, वेटलैंड जो हमारे होते हैं आर्द्र भूमि, उसके लिए आपका कौन सी स्कीम चल रही है? अमृत धरोहर स्कीम। ऐसा बोला गया है कि भारत जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आर्द्र भूमि को लॉस करता जा रहा है, और उसी के लिए यहाँ पर इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने अमृत धरोहर स्कीम दी है।
जिसमें क्या किया जाएगा, इन वेटलैंड्स को, वेटलैंड्स पता है ना, रामसर साइट सुना होगा आप लोगों ने, इसके लिए किया गया। हमारा लक्ष्य है कि हम लोग 2030 तक हमारे एसडीजी सतत व्यापक मूल्यांकन के जो हमारे गोल्स हैं उसको हम अचीव कर सकें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये स्कीम इंप्लीमेंट करनी है आगे आने वाले 3 सालों में। तो ये अमृत धरोहर स्कीम किसके लिए है, वेटलैंड्स के लिए है। याद रखना, भारत के अंदर जो हमारी रामसर साइट्स हैं वो कितनी हो चुकी हैं, 75 हो चुकी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा, उनको ये डाउट रहता है रामसर साइट और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है ना उसमें। ऐसा मत कंफ्यूजन रखना, रामसर साइट्स अलग है और यूनेस्को वाली अलग है। याद हो जाएगा सबको यहाँ पर। तो ये जो है सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। इस बार की जो हमारा बजट आया उसमें अमृत धरोहर स्कीम लॉन्च की गई। वैसे मैं आपको एक अलग से स्कीम के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी प्रॉपरली। मुझे अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए तो मुझे एक बार बताइएगा, जरूर बताइएगा इस चीज के ऊपर कि आपको अलग से बजट की स्कीम्स के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा उस चीज के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो इस बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, मतलब इस बार क्या मतलब काफी सालों से है वो, तो उन्होंने यहाँ पर कौन सा नंबर का बजट जो है वो प्रेजेंट किया है। तो लगातार 2019 के बाद से इनका पांचवा ये वाला बजट है। ठीक है, ये भारत की ऐसी छठी फाइनेंस मिनिस्टर बनी है किसके बाद, अरुण जेटली, चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह एंड मोरारजी देसाई के बाद ये हमारी सिक्स्थ ऐसी मिनिस्टर है जिन्होंने पांचवा बजट यहाँ पर जो है वो लेकर के आई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से साल में जो है रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया था, जो है मिला दिया गया था आम बजट के साथ, ये मैंने बताया 2017 में किया गया, 17-18 का जो बजट आया था। नेक्स्ट, पीएम मत्स्य स्कीम को इस बार के बजट में कितना एलोकेशन दिया गया है। तो पीएम मत्स्य स्कीम जो है यहाँ पर जो मत्स्य स्कीम है, इस बार बजट में उसको कितना ज्यादा जो है आवंटन किया गया है, कितना पैसा एलोकेट किया गया है। तो कितना किया गया भाई, 6,000 करोड़ रुपए आवंटन किया गया। मत्स्य स्कीम क्या है, मत्स्य स्कीम हमारे जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, उनको एक मार्केट देने के लिए, इसी को मत्स्य संपदा स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, तो बजट 2023 में इस बार मत्स्य संपदा स्कीम में 6,000 रुपए का 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो बोला गया है। सो इसको भी आप याद रखिएगा ताकि हमारी फिश, हमारी मच्छ, जो हमारा एक्वेटिक सिस्टम है उसके लिए हम क्या बेटर बना सकते हैं, उसी के लिए तैयारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार कितने टीचर्स, मैंने बताया भी था अभी आपको, कितने टीचर्स रिक्रूट किए जाएंगे, जो है भर्ती की जाएगी 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए। 38,800 टीचर्स का यहाँ पर भर्ती का पूरा एक प्रावधान यहाँ पे किया जाएगा। लिख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स कहाँ बनाया जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, अगर आपने मेरा लेक्चर भी सुना है, अभी आपको नहीं भी आता था, आपने लेक्चर ध्यान से सुना है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो जो कि एग्जाम में भी आ सकता है। तो क्या आंसर होगा इसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन मिलेट हैदराबाद में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है वो बनाया जा रहा है, जो कि मिलेट्स के लिए सबसे बड़ा बनेगा। 2023 साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यूएन ने भारत के कहने पर डिक्लेयर किया है, ये भी आपको याद रखना है। सारी जो बता रही हूँ चीजें याद रखी जानी है, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, आपको लेक्चर जरूर पसंद आएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, समझिएगा, और जल्दी मैं आपके सामने प्रॉपर बजट का एनालिसिस भी लेकर के जरूर आऊंगी। और आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए इस चीज के ऊपर, प्रॉपर तरीके से सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट जो डेवलपमेंट है उनके लिए यहाँ पर कितना यहाँ पर पैसा इस बार के बजट में सैंक्शन किया गया है। तो इस बार के बजट में यहाँ पर कितना पैसा है, सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा गया है इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए करीब 5,172 करोड़ का जो पैसा है वो यहाँ पर दिया जाएगा। थोड़ा सा इसको बढ़ा भी दिया गया है, ठीक है, 5,882 करोड़ भी इसके लिए जो है अलग से दिया जाएगा। मतलब थोड़ा सा इसको बढ़ा भी दिया गया अमाउंट, ताकि
पहले के टाइम पे, पहले के अगर कंपैरिजन की बात करें तो इसको नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए बढ़ा दिया गया है, जहां से कि वहां पर टेलीकॉम, पेट्रोल, गैस, पावर, सब चीजों के लिए यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बजट 2023-24 के हिसाब से जो है हमारे यहाँ पर एक स्पेशल बात कही गई है, इस पूरी लाइन को आप लोग जरूर पढ़ें, कि प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर एक टर्म दी है जिसका नाम है लाइफ। ये अभी टर्म नहीं दी है, ये टर्म पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर पूछ रही हूँ कि इन्होंने यहाँ पर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यहाँ पे दी है, ताकि हम लोग क्या प्रमोट कर सके यहाँ पे प्रमोट किया जा सके पूरी तरीके से एनवायरनमेंट की, है ना। एनवायरनमेंट के लिए प्रमोट करने के लिए यहाँ पर किया गया लाइफस्टाइल, मतलब हम अपनी लाइफस्टाइल ही ऐसे बना ले कि हमें एनवायरनमेंट में अपने आप को घुल मिल जाए। उसके बाद पंचामृत के जो प्रोमिसेस हैं कि हम नेट जीरो कर देंगे 2030 तक, बिल्कुल गलत लिखी हुई है इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, 2030 नहीं 2070 तक का टारगेट रखा गया है। कई स्टूडेंट्स को इस पर डाउट हो सकता है, तो मैं क्लियर कर दूं, पंचामृत जो प्रोमिसेस हैं यहाँ पर वो हमारे 2070 तक, जो पूरे नेट जीरो वाले हैं वो 2070 तक के लिए कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिष्टी स्कीम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, यहाँ पर पढ़ेंगे इसको। मिष्टी स्कीम, मिष्टी स्कीम क्या है? जैसे अमृत धरोहर बताई थी, ऐसी मिष्टी स्कीम है किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। इंग्लिश हिंदी दोनों में इसको यही पढ़ेंगे। जो हमारे मैंग्रोव्स हैं, जो हमारे फ्रेश वाटर जैसे गंगा आ रही है, और हमारा बे ऑफ बंगाल में सेलाइन वाटर, खारा पानी, उस रीजन में जो प्रॉपर एक मैंग्रोव के पेड़ मिलते हैं, उन पेड़ों के लिए यहाँ पर ये सवाल किया गया है। तो मिष्टी जो पूरा एक पेड़ है या फिर एक स्कीम कह लो, किसके लिए है? मैंग्रोव्स के लिए, जिसके तहत क्या किया जाएगा? कौशल विकास, जो मिष्टी स्कीम है उसके लिए कोस्ट लाइंस पर इसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला सेम यहाँ पर, प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0 लॉन्च किया गया ताकि लाखों युवकों को इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखिए, ये स्टेटमेंट्स मैं आपको चाहती हूँ पढ़ना, सो दैट आपको समझ में आए कि ये स्टेटमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारे बजट के इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे, थोड़े कम क्वेश्चंस हैं ये इस बार के। मेरी और कोशिश रहेगी आप लोगों के सामने और क्वेश्चंस लेके आने की, और नए नए इसमें चीजों को ऐड करने की। अभी आप इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, कवर कीजिए, एंड हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जल्द ही एक पूरा वीडियो आएगा बजट के ऊपर, सारी चीजों को कवर अप करते हुए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरीके के और एनालिसिस के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।